ये मेरे सफर का अंत नहीं, ये तो बस मेरी जर्नी की शुरुआत है। तुम क्या मुझे डराओगे? अरे तुम क्या मुझे ठुकराओगे? डर को जीता है मैंने और हार कर भी लड़ना सीखा है मैंने। इसीलिए तो आज मेरी जुबां पे सिर्फ जीत की ही बात है। मेरी मेहनत और सब्र ने दी है एक अलग पहचान मुझे। ना रोक सके कोई वार मुझे, यही तो मेरी औकात है। इस ट्रेडिंग ने ना मुझे बहुत कुछ दिया, पर देकर सब कुछ छीन भी लिया। कुछ मिला तो नहीं, पर जो था वो सब चला गया। अगर आप लोग भी मेरी वाली गलती करने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। मेरा ये पीएनएल देखकर कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि कोई इंसान एक महीने में इतना बड़ा लॉस कैसे कर सकता है, और लॉस करने के अगले ही महीने। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सामने वाले इंसान को उसके फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं, पर उसके अंदर जो सोल है उसका क्या? उस सोल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका क्या? और उसके अंदर भी तो सबकी तरह एक दिल है, उसका क्या? और ऊपर से मेरी ये जो किस्मत है ना, ये मेरी लाइफ का पहला गोल है। मैं आपको बता दूं कि यही मेरी लाइफ का पहला गोल है। जिस दिन मैं अपना ये गोल अचीव कर लूंगी, उस दिन मेरे को लगेगा कि यार मैंने कुछ तो किया है। तो आज मैं आपको शो करने जा रही हूँ अपने 5 साल का पूरा पीएनएल, वो भी लाइव। और साथ में अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो की है, मैं अभी 5 से 6 महीने पहले ही यूट्यूब पर आई हूँ, और उसमें से भी मैं 2 से ढाई महीने से जो है रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, और इतने ही टाइम में आप लोगों के इतने सारे कमेंट, इसे कुछ नहीं आता है। तूने कभी ट्रेडिंग का नाम भी सुना है? जो ट्रेडर प्रॉफिट नहीं करते हैं ना, वही यहाँ पे यूट्यूब पर आके ज्ञान देते हैं और यूट्यूब से पैसे अर्न करते हैं। अरे इतना ज्ञान दे रही है, अपना पीएनएल भी दिखा देती। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा गुप्ता, और आज आप लोगों के डिमांड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी, और साथ में मैं आप लोगों को शो करूंगी अपने 5 साल का ट्रेडिंग पीएनएल, वो भी लाइव। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ, ताकि आप मुझे बेहतर समझ पाए। मैंने अपने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद से अपना 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, और उसके बाद प्लान तो ये था कि मैं बीटेक करूंगी। और मैंने बीटेक के लिए जो एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस भी क्वालिफाई हो गया, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज भी मिला था। बट मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे जिनके फादर को फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है, उन बच्चों के साथ ऐसा होना आम बात है। मेरे जैसे बच्चों को कभी कोई खुशियां नसीब नहीं होती है, क्योंकि नसीब में ही नहीं लिखा होता है। हम लोग पैदा ही अपना नसीब लेके होते हैं। बट कोई ना, किस्मत के ऊपर भी मेहनत होती है, तो शुरू कर दी मेहनत, कर दिया मैंने जॉब स्टार्ट, ताकि मैं आगे की पढ़ाई तो कंप्लीट कर पाऊं। खैर मैं बीटेक तो नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो मैंने अपने ही पैसे से किया है। और मुझे पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो कि अपना खर्चा खुद चलाते हैं। तो कोई अगर है मेरे जैसा तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। फिर 2014 आया, और 2014 में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। मैं इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई उस समय, पता नहीं क्या हुआ। इतनी ज्यादा मैं बीमार पड़ गई कि आप ये सोचो कि मैं अपने पैर पे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। मेरे ये जो बाल है ना, मेरे पीछे के पूरे बाल गिर गए थे, और मैं एक पागल की तरह दिखती थी। मतलब आगे से उतना फर्क ना भी पता चले, तो पीछे से साफ पता चलता था कि पूरा मैं टकला हो गई हूँ। तो ऐसे टाइम में बाहर अकेले रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको थोड़ा अपने लोगों की याद आती है। तो मैं अपने होम टाउन में आ गई। मेरा होम टाउन बलिया में है, अगर आपने से कोई सुना है तो कमेंट कीजिएगा। बलिया आपको अगर पता हो तो कोई मतलब सिटी नहीं है, छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है। मुझे कई महीने लगे रिकवर करने में, और रिकवर होने के बाद फिर से मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस से जाऊं। मैं लखनऊ में जॉब करती थी, तो फिर मैं वापस लखनऊ गई ही नहीं, मैं यहीं पे रह गई। लेकिन अब भाई शेर के मुंह में खून लग जाता है, तो फिर वो बिना खून के नहीं रह पाता है। वैसे ही मुझे जॉब करने की आदत हो गई थी, और आदत के साथ साथ मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मैं घर की बड़ी हूँ और मुझे आगे बहुत सारी चीजों को सोचना भी पड़ता है। तो मैंने होम टाउन में ही, बलिया में ही एक जॉब देखी, और लकीली मुझे एक जॉब मिली। बट द प्रॉब्लम इज सैलरी। सैलरी जो थी ना, वो सिर्फ 4,000 की थी। मतलब आप सोचो कि 2014 में भी 4,000 रुपए में सैलरी में काम करना, अनबिलीवेबल। और ऊपर से जब मैं लखनऊ में जॉब करती थी, उस समय मेरी सैलरी 12 से 16,000 के बीच में थी। मतलब सीटीसी प्लस इंसेंटिव लेके 12-16,000 के बीच में मेरी सैलरी आ जाती थी। आप सोचो कि 4,000 पे मुझे शिफ्ट करना पड़ा। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फिर क्या, मैंने जॉब ले ली, और 4,000 की सैलरी पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ सेम डे पे 2 लोगों की और ज्वाइनिंग हुई है, जिनकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है?
क्योंकि मैं कहीं से भी कम नहीं थी। हो सकता है मैं लुक वाइज़ उनसे कम हूँ, हो सकता है कि उस समय जो मेरा लुक था, बाल झड़ गए हैं और मैं उतनी अच्छी नॉर्मली भी नहीं दिखती हूँ। तो लोग क्या होता है ना कि आपको आपके फिज़िकल अपीयरेंस से जज करते हैं और वो आपको बस वही ऐरा-गैरा समझते हैं। बट ठीक है, चूँकि मैंने जॉइन कर लिया था तो अब कुछ कर नहीं सकते थे और वही चीज़ है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। फिर मुझे वहाँ थोड़े दिन काम करने पर ही पता चल चुका था कि वहाँ पे सैलरी जो है ना, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सैलरी डिसाइड होती है, इवन सैलरी क्या, आपका सैलरी, बोनस, इंसेंटिव सब कुछ डिसाइड होता है इस बात पे कि आप लड़का है या लड़की है। और जब मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि लड़कियां जिनको मेरे साथ पे बोलना चाहिए वो मेरे साथ बोलने की जगह उल्टा मेरी गॉसिप कर रही है कि अरे देखो यार पैसे के लिए लड़की मुंह खोल रही है। आई वॉज टोटली शॉक्ड बट नाउ आई प्राउड माई सेल्फ कि मेरी आवाज उठाने की वजह से और एक एक छोटी छोटी चीज के लिए, छोटे छोटे अधिकार के लिए मैंने आवाज उठाई और इस वजह से आज भी उस ऑफिस में लड़कियों को बराबर का हर एक चीज मिलता है क्योंकि मैंने वो स्टार्ट किया था। और इस चीज को मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ। तो खैर ये सब चीजें चल रही थी, मैं जॉब भी कर रही थी बट बैक ऑफ द माइंड ये तो चलता ही था कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे 4-5 हजार की जॉब करके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं मिलने वाली है। बचपन से ये जो प्रेशर, जो हरासमेंट मैंने सहा है, उससे निकलने का एक ही तरीका है, जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं तो चीजें थोड़ी-थोड़ी ओवरकम हो जाती हैं, मिट नहीं सकती है, कभी भी बचपन की यादें मिट नहीं सकती हैं बट ओवरकम करना है तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो चलती थी बैक ऑफ द माइंड सारी चीज़ें। मैंने कई चीज़ें एक्सप्लोर की, मैंने कई बार ऑनलाइन जॉब सर्च की और आपको पता है मेरे साथ एक बार फ्रॉड भी हो गया। किसी ने ऑनलाइन डेटा एंट्री का पोस्ट डाला था जॉब के लिए, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझसे ₹500 माँगे और मैं इतनी जॉब के लिए डेस्परेट थी कि मैंने पा ₹500 दे दिए। फिर पता चला यार ये सब तो स्कैम था। तो काफ़ी पुरानी बात है, अब समझ में आ गया है। बट ठीक है, अब गिर के ही तो सीखते हैं ना। कोविड में मैंने ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी सुना था और कोविड में काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग करके पैसा कमाया है। तो फिर उसके बाद जो लोगों ने पैसा कमाया उसमें से मेरे ऑफिस में ही एक सर थे, उन्होंने भी काफ़ी बार इस चीज़ का ज़िक्र किया था। बट मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था ट्रेडिंग मतलब लॉस, ट्रेडिंग में नहीं जाने का। लेकिन लास्ट में जब मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर चुकी थी और पता नहीं था कि लाइफ में आगे कैसे क्वालिटी लाइफ मिलेगी, तो फिर मैंने बोला ठीक है, चलते हैं ट्रेडिंग पे रिस्क लेते हैं। अब ये समझ में आ गया था ना कि यार रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर लाइफ में वाक़ई चेंजमेंट चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने 2021 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तब मैं जॉब भी करती थी, अब मैं 2 नाव पे सवार हो चुकी थी। एक तरफ मैं जॉब करती थी, एक तरफ मैं ट्रेडिंग करती थी। और उस समय दिमाग में चूँकि आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोगों को इतना सुनते हैं, कितना पैसा आ रहा है, तो उस समय मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता था कि अरे यार मेरी 1 साल की जितनी सैलरी है ना, उतना तो मैं ट्रेडिंग से 1 महीने में कमा लूँगी। पर हुआ क्या? आइए देखते हैं, साथ में पीएनएल भी देखते चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं अपने डीमैट अकाउंट पे आ गई हूँ, 5 पैसा का डीमैट अकाउंट मैं उस टाइम यूज़ करती थी। तो मैं आ गई हूँ, यहाँ पे मैं माय रिपोर्ट पे क्लिक कर दे रही हूँ। अब देख रहे हैं सब लाइव चल रहा है, इसमें कोई भी मैंने जो है इमेज वगैरह नहीं लगाया है, सब मैं लाइव ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पीएनएल पे जो है आके इसको सेलेक्ट कर ले रही हूँ। इक्विटी सेलेक्टेड है, मैं डेट रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ। 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक हम लोग देखेंगे 1 साल में मेरा पीएनएल क्या था। तो यहाँ पे 2021 सेलेक्ट कर लिया मैंने, दिसंबर और 31। तो 2021 का आप देख रहे हैं 59,245 रुपए 85 पैसे का जो है मेरा यहाँ पे पहले साल में लॉस हुआ था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो कैपिटल था ना उस टाइम वो 1 लाख रुपए का था। तो आप सोचो कि 59% या 60% के ऑलमोस्ट पहले ही साल में मैंने पूरा उड़ा दिया था। और ये इक्विटी है और मैं बता दूं कि उस साल मैंने जो है डेरिवेटिव में काम नहीं किया था, मैं इक्विटी में ही स्विंग ट्रेडिंग या फिर आपका जो है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करती थी। ये जो है पहले साल में मेरा इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में लॉस हुआ था। यहाँ से मैं आपको डेरिवेटिव भी दिखा दे रही हूँ, डेरिवेटिव का भी मैं दिखा देती हूँ। 2021 से लेके 31 दिसंबर तक ब्लैंक है, मैंने कोई भी डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं किया था। चलिए पहले साल में गया 60% कैपिटल। तो आइए अब जरा 2022 के भी देख लेते हैं कि मैंने क्या गुल खिलाया 2022 में। तो 2022 में इक्विटी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं 2022 सेलेक्ट कर लेती हूँ, 1 तारीख से लेके 2022 दिसंबर। डेट सही सेलेक्ट है? हाँ, डेट सही सेलेक्ट है। नहीं ये 2021 है, 2022
1 तारीख से लेके दिसंबर 2022 अप्लाई करते हैं। अब देखो फिर से इक्विटी में 53,037 रुपए 63 पैसे का। एक काम करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और ईयर बाय ईयर हम लोग अपना लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते चलेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि 5 साल का टोटल पीएनएल में हम लोग प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर ले रही हूँ। पहले साल में कितना लॉस था, चलिए 60,000 ले लेते हैं, राउंड फिगर 60,000 ले लेते हैं, फिर माइनस कितना आ गया 53,037 रुपए। ठीक है, वो पैसा वैसा हम लोग नहीं जोड़ने वाले हैं। तो हमारा 1,13,037 रुपए का अभी तक जो है हमारा लॉस चल रहा है। चलिए अब हम लोग इसका भी डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मैंने कुछ डेरिवेटिव भी किया था। हाँ देखिए, डेरिवेटिव उस समय मैंने बहुत स्टार्टिंग किया था बस, तो 5,084 का ही लॉस दिखा रहा है। तो ठीक है, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, माइनस 5,084 रुपए। इसको भी हमने ऐड कर लिया। अब हमारा टोटल 2 साल का लॉस हो गया 1,18,121 रुपए। चलिए अब हम लोग तीसरे साल में चलते हैं, 2023। 2023 देखिए 2 साल मेरे हो गए थे। 2 साल में मैंने सोचा कि यार अब तो मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने देखा है अपने किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस लेके ट्रेडिंग करते हुए? नहीं, मेरे को लगता था कि मैंने ही बस किया है भाई, 2 साल से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो मुझे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मतलब 2 साल लॉस करने के बाद भी ना, मैं यहाँ से तो नहीं सोच रही थी, मैं यहाँ से सोच रही थी। और फिर मैंने क्या गुल खिलाया कि मैंने अपना जो कैपिटल था, जो कि 1 लाख से मैं काम कर रही थी, पहले साल में 1 लाख से काम किया तो 60,000 उड़ाया, दूसरे साल से भी 1 लाख के आसपास में ही काम किया था, तो वो भी 60,000 के आसपास मान लो आपने उड़ा दिया। अब तीसरे साल में मैंने सोचा यार 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया, इस साल तो मैं प्रॉफिट ही करूंगी, क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे थे जिसमें लोग बोलते हैं 2 साल लॉस होता है, तीसरे साल में लोग प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो मेरे को वो चीजें बैक ऑफ द माइंड चलती थी, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर कि अरे वाह, मैंने कैपिटल तो जीरो नहीं किया है। मतलब कोई भी इंसान मेरी तरफ फालतू बकवास बात नहीं सोच सकता है कि मैंने कैपिटल तो जीरो नहीं किया है, तो बहुत बड़ा मैंने काम किया है। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, अपने 1 लाख के कैपिटल को 5 गुना बढ़ा दिया और अपना कैपिटल 5 लाख का कर लिया। तो अब देखते हैं कि 5 लाख का कैपिटल करने के बाद मैंने फिर क्या किया। आते हैं इक्विटी में आते हैं और 2023 का पीएनएल ओपन करते हैं। 2023 जनवरी 1 तारीख सेलेक्ट करते हैं। 1 जनवरी देखिए 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 31 तारीख अप्लाई करते हैं। अब देखिए इक्विटी में मैं प्रॉफिटेबल आ गई थी, प्रॉफिट मैंने किया है 46,291 रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, मैं इसको प्लस कर देती हूँ, 46,291 रुपए 96 पैसा वो है, उसको हटाता है। अब मेरा लॉस है 71,830 का। नहीं नहीं, इतना मत खुश हो बेटा, अभी देखो, अभी तो मेन चीज आ रही है। अभी तो मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट किया है, ये तो इक्विटी में मैं प्रॉफिटेबल हो गई थी। और इसमें भी कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, क्योंकि 2023-24 ऐसा साल था कि मतलब अब मैं क्या बोलूं, घोड़े और गधे एक ही स्पीड में भाग रहे थे। कोई भी शेयर ले लो लेकिन लॉस नहीं होता था, तो मैं इसका क्रेडिट खुद को तो नहीं दूंगी। अब आप देखो कमाल, डेरिवेटिव में मैंने क्या बोला, 1 लाख का कैपिटल मैंने क्या कर दिया था, मैंने 5 लाख कर दिया था। और उसमें से मैंने डेरिवेटिव में कितना उड़ा दिया, 4,25,580 रुपए। मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल मेरा जीरो हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं 4,25,580 रुपए। ठीक है, ये है मेरा। अब ऑलमोस्ट देखिए 4,97,410, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख का मैं लॉस कर चुकी हूँ तीसरे साल में भी, जबकि मेरा इक्विटी में तीसरे साल में प्रॉफिटेबल मैं हो गई थी। तो 3 साल में मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का लॉस कर दिया था। ऑनेस्टली मैं बोलूं, हम लोग जैसे छोटे फर्म में जॉब करके एक एक सैलरी जमा करके जॉब करने वाले लोगों के लिए 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि मैं काफी छोटे पे से ही मैं काम करना स्टार्ट कर चुकी थी, तो कमाल की मैं बात बताऊं, मेरी सेविंग ही इतनी थी। मतलब इसके बाद मेरे पास और कोई सेविंग्स नहीं थी। ये जो लॉस था ना, ये मेरे लिए वेकअप अलार्म था, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और मैंने अपना पूरा कैपिटल जो है जीरो कर दिया है, केवल जुआ खेल के। हाँ, मैं जुआ ही खेल रही थी, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया मैंने। बस ट्रेड ले लो, बस छूट ना जाए। फोमो ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा फोमो ट्रेडिंग का नतीजा है, दोनों तरफ एंट्री करने का नतीजा है। कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, मतलब सही तरीके से कैपिटल डाइवर्सिफाई ना करने का नतीजा है। ये जो वेकअप अलार्म था ना, इसने आंखें खोल दी मेरी। वैसे तो ये अलार्म बहुत पहले से बज रहा था, जब 1 लाख 2 लाख 3 लाख पार हुआ लॉस, तब से ही बज रहा था। बट क्या है कि वो हिंदुस्तानी खून है ना, हम लोगों को क्या होती है, अलार्म बजता रहता है और हम लोग अलार्म बंद करके सोते रहते हैं, अलार्म बंद करते हैं फिर सोते हैं। तब तक बंद करते हैं जब तक एकदम लास्ट में पता ना हो कि अब मैं अगर नहीं उठा तो फिर मुझे बहुत लेट होने वाला है। तो बस
ये मेरा आखिरी अलार्म था और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं उठी तो भाई बहुत कुछ चला जाएगा मेरा। पैसे की बात करें तो सब ऑलमोस्ट चला ही गया है, लेकिन अब अगर मैं नहीं रुकी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, ये चीज मैं बोलूंगी कि 2023 लास्ट आते आते मुझे चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर समझ में आ गई थी। मैं थोड़ा बहुत डिसिप्लिन फॉलो करने लगी थी। ऑलमोस्ट आप देखोगे ये जो लॉस आपको दिख रहा है वो स्टार्टिंग में 2023 की स्टार्टिंग में काफी ज्यादा था। लास्ट आते आते मैं लॉस को थोड़ा कंट्रोल करना भी सीख गई थी, वरना ये और भी ज्यादा लॉस दिखता। थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन भी फॉलो करने लगी थी, क्योंकि वो अलार्म की घंटी ना कहीं कान में बहुत तेज बजने लगी थी, तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट्स अब आ रहे थे। ये जो लॉस आप देख रहे हैं, इसका अगर मुझसे आप बोलोगे कि पूजा क्या रीजन है इतने बड़े लॉस का, तो मैं बोलूंगी एसएल ना लगाना सबसे बड़ा रीजन अगर कोई है तो एसएल ना लगाना, होप ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फोमो ट्रेडिंग करना, कोई रूल फॉलो ना करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करना। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैंने जो एसएल नहीं लगाया, जो मैंने एसएल को अवॉइड किया है, जो मुझे एसएल से डर लगता था, वो डर मेरे सामने लॉस के रूप में आया हुआ है। अभी तो इन सब चीजों से मैं उभर ही नहीं पाई थी, तब तक कुछ ऐसा हुआ 2023 में कि मेरा पूरा लाइफ पलट गया। मेरे सामने एक इतनी बड़ी दुविधा आ गई कि अब मैं क्या ही बोलूं। ऐसी प्रॉब्लम थी वो कि मुझे उस वजह से जॉब छोड़ने तक का डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि ये मेरे एथिक्स की बात आ गई थी, मेरे वैल्यूज की बात आ गई थी। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो ज्यादा दोस्त नहीं बनाता है। मेरे एक ही दोस्त होंगे और मैं पूरा का पूरा जो है ना, पूरा प्रायोरिटी उसको दे दूंगी, पूरी वैल्यू उसको दे दूंगी, जो कि एक इंसान की सबसे गंदी आदत होती है। मैं इतना ज्यादा घुस जाती हूँ किसी एक इंसान में कि सामने वाला फिर मेरे को वैल्यू नहीं करता है। मैं क्या, किसी भी इंसान में आप जो है ज्यादा घुस जाएंगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा। पता है मैं क्या हूँ? मैं भगवान का किया हुआ पॉटी हूँ, मतलब भगवान ने पॉटी किया तो मैं पैदा हुई हूँ। पता है लाइफ में मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देती हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान मुझे नहीं समझ पाता है, बल्कि मुझे अपना दुश्मन मानने लगता है। बट ऐसा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में बहुत बुरी हूँ। मैं अपनी चीजों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। और एक बार किसी इंसान ने मुझसे ये बात कही भी थी कि आप क्या इंटेंशन रखते हैं, पीछे क्या सोचते हैं, कितनी अच्छी इंटेंशन है आपकी, उससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाला इंसान सिर्फ आपको उस बेस पे जज करता है कि सामने से कैसे दिखा रहा है, और वही चीज मेरे अंदर नहीं है। मुझे क्रिया चरित्र खेलने नहीं आता है। मैं अगर किसी से गुस्सा हूं तो गुस्सा हूं। मेरे मेरे को अगर कोई सामने वाला पसंद नहीं है तो नहीं है, मैं प्यार से उससे बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो बोलना है मैं मुंह पे बोलूंगी, मैं पी के पीछे कुछ नहीं बोल पाती हूँ। मतलब मैं इस टाइप की इंसान हूँ। तो पर्सनली ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं पर्सनली भगवान का पॉटी हूँ भाई। कुछ नहीं है मेरा, मैं मतलब पर्सनली एकदम डेड इंसान। तो शायद यही रीजन है कि मेरे पास आज की डेट में कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं फोन कर सकूं या सामने से कोई मुझे फोन करे। मेरा बर्थडे हो, बर्थडे पे विश करने वाला कोई नहीं है, कोई फेस्टिवल हो विश करने वाला कोई नहीं है, ना कोई ऐसा इंसान है कि मैं उसको फोन कर सकूं। तो भाई किस जन्म के कर्मों की सजा है नहीं पता है, लेकिन सच तो यही है कि मैं जिसको प्रायोरिटी दे दूं वो मुझे दुश्मन ही समझ लेता है। खैर, ये तो पर्सनल चीजें थी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसलिए मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। छोड़ते हैं पर्सनल चीजों को, साइड हटाते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बोला, बलिया एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें एक जॉब ढूंढना, फिर से एक नई जॉब ढूंढना, और अगर जॉब मिल भी जाए तो वही फिर से 4-5 हजार रुपए की सैलरी पे फिर से स्टार्ट करना, भाई हमसे ना हो पाता। तो मैंने छोड़ दिया जॉब। तो मैं बता दूं कि मेरी मदर जो है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उनके पैर कुछ इस टाइप के हो गए हैं। तो मैं अपनी मदर से भी कभी आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगी, बट फिलहाल मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अपनी पर्सनल चीजों को ऐसे यू नो मतलब फोटो डाल के किसी की बीमारी को ऐसे दिखाना मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए मैं बस एक रेफरेंस दिखा रही हूँ कि उनका पैर कुछ ऐसा हो गया है। और इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना होता है, और नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आज के टाइम में अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में आप कराओगे तो भाई 7-8 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। 7-8 लाख रुपए आराम से आप 10 लाख का जो है बजट मान के चलो। वैसे 5-6 लाख में भी होता है, बट छोटे हॉस्पिटल्स में होता है। और नी रिप्लेसमेंट बहुत बड़ी सर्जरी होती है, ऐसी सर्जरी है कि अगर सही तरीके से नहीं हुई ना तो फिर से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे लाइफ का पहला गोल है। मैं आपको बता दूं कि यही मेरी लाइफ का पहला गोल है, अपनी मदर का ऑपरेशन कराना, ताकि मेरी मदर का पैर सही हो सके। जिस दिन मैं अपना ये गोल अचीव कर लूंगी, उस दिन मेरे को लगेगा कि यार मैंने कुछ तो किया है लाइफ में, कुछ कर लिया है मैंने। तो यही मेरा सबसे बड़ा गोल है कि मैं अपनी मदर का पैर ठीक करवा पाऊँ। इसीलिए जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं दूसरे जॉब में नहीं गई, क्योंकि सैलरी मेरे को नहीं जमता।
फिर मैंने सोचा कि रिस्क लेते हैं, वैसे भी कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ चला गया है और जॉब करके भी तो ऑपरेशन होने से रहा। आप मतलब एक 4-5 हज़ार, 10,000 की जॉब करके 10 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और जो मैंने इकट्ठा किए थे, वो तो मैंने ट्रेडिंग में गँवा दिए। तो अब उसको रिकवर करने का क्या था मेरे पास? तो दिमाग में उस समय यही आया कि जहाँ से गए हैं, रिकवरी भी मुझे वहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं अगर सोचूँ कि 5 लाख रुपए को जॉब करके मैं रिकवर करूँ, तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने रिस्क लिया, फिर मैंने 1 डेढ़ लाख रुपए का अरेंजमेंट किया और फिर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी था क्योंकि 2023 लास्ट आते-आते मैं थोड़ा-सा अपने आप को काम करा पाई थी, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया था कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या चीज़ें मैं गलत कर रही हूँ, मुझे क्या चीज़ें सुधार करनी है और मेरे पास सबसे बड़ी चीज़, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं बचा था। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ सर पे आता है ना, तो भाई अच्छे-अच्छों की घंटी बज जाती है। तो क्या किया मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया केवल 1 डेढ़ लाख रुपए से, जो मैंने 5 लाख रुपए किए थे वो तो मैं गँवा दी, केवल 1 से डेढ़ लाख रुपए का मैंने कैपिटल रखा और फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो आइए आपको दिखाते हैं 2024 का पीएनएल। नहीं, 1 जनवरी आ गया 2024, 1 जनवरी 2024 आ गया, यहाँ पे दिसंबर 2024 सॉरी 30 अप्लाई करते हैं। इक्विटी में आप देखेंगे तो इस साल मुझे इक्विटी में प्रॉफिट हुआ है 1,36,118 रुपए का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1,36,118 रुपए का। तो 1.5 लाख के कैपिटल से मैंने 1,36,000 का इक्विटी में प्रॉफिट निकाला था। यहाँ देखिए आप जो परसेंटेज देख रहे हैं, ये परसेंटेज टर्नओवर के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। इस वजह से ये आपको केवल 6.449 दिख रहा है। बट हम लोग यहाँ पे कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। टर्नओवर से हमें क्या मतलब है? कैपिटल मेरा 1.5 लाख का ही था, उसमें मैंने 1,36,000 का प्रॉफिट निकाल लिया था। उसी 1.5 लाख के कैपिटल को मैंने शेयर परचेज़ किया, शेयर परचेज़ करके मैंने मार्जिन ले लिया, प्लेज कर दिया उसको, प्लेज मार्जिन बोलते हैं, तो प्लेज कर दिया, तो वो मुझे फिर मार्जिन मिल गया था और उसी से मैं डेरिवेटिव कर तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव भी देख लेते हैं 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 31 2024 तक। ठीक है, डेरिवेटिव देखिए सेलेक्ट कर लिया है मैंने, डेट फिर से मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे मेरा जो 2024 था, जो कि टर्निंग पॉइंट था मेरा, वहाँ पे मेरे 1 साल का पीएनएल देख रहे हैं 9,45,976 रुपए और ये जो चीज़ें थी ना, ये केवल और केवल मेरा उसी 1.5 लाख के मार्जिन से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं 9,45,976 रुपए और अब हम लोग क्या आ गए हैं 5,84,000 के प्रॉफिट में आ गए हैं और मैं इस साल आपको मंथ वाइज दिखाती हूँ कि कितना रोलर कोस्टर था ये साल मेरे लिए। मतलब आपको लग रहा होगा इतना गुना कैपिटल कर लिया, ऐसा बात नहीं है। 1.5 लाख से मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद 2023 के बाद भी 1.5 से 2 लाख जैसा मैं बार-बार बोल रही हूँ था। ठीक है, जनवरी का मैं आपको पीएनएल दिखाती हूँ, ये 1 महीने में मेरा पीएनएल क्या था। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, जनवरी में आप देख रहे हैं कि 3,31,499 अकेला जनवरी में मेरा इतना प्रॉफिट बना है। मतलब जो 9 लाख आप देख रहे हो उसमें से लगभग 3.5 लाख तो 1 महीने में जनवरी में ही मेरा बना हुआ है क्योंकि मार्केट उस समय काफ़ी अच्छा था। मैं बार-बार बोल रही हूँ केवल मेरा क्रेडिट नहीं है ये, मार्केट भी बहुत अच्छे से चला है उस टाइम पे। पूरा 2024 का जो साल था बहुत अच्छा मार्केट था। तो वॉलेटाइल मार्केट होती है तो भाई प्रॉफिट बनता है। तो फिर 2 गुना कैपिटल होना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती है। तो ये था जनवरी में। इसके बाद पहले ही महीने चूँकि मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल जनरेट हो गया था, तो उस चीज़ को मैंने फिर क्या किया थोड़ा बहुत अपना आधा प्रॉफिट निकाला और आधा फिर से मैंने रीइन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके मेरा चलता रहा। बाकी फिर पूरे साल का आपने देख ही लिया है। एक और महीने का मुझे लगता है ब मार्च का भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा था। देखते हैं मार्च का था या किसी दूसरे महीने का था। मार्च का देखते हैं। मार्च का 1 तारीख से लेके 31 मार्च। 1 तारीख से लेके 31 मार्च। हाँ, फिर आप देखो मार्च में 1,78,885 तो आप देखो ना कि 5 लगभग वहाँ 3.5 और यहाँ 1,78,000 5 के ऊपर तो आपका 2 महीने में ही बन गया, बाकी कितने बचे 10 महीने बचे तो उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बुक किया। इस साल मैंने जो अपने अंदर सुधार लाया था वो ये था कि मैं जो प्रॉफिट कर रही थी, उसको री-इन्वेस्ट तो पूरा नहीं कर रही थी, मैं बल्कि उल्टा कर रही थी मैं ऑलमोस्ट 60-70% जो है अपना जो मैंने प्रॉफिट किया उसको मैं निकाल देती। मेरा पर्पस ये था कि जो मेरा 5 लाख रुपए जो आप देख रहे थे लॉस में, उसको पूरा का पूरा क्या करना है फिर से डालना है वहाँ पे। तो मैं क्या कर रही थी जो भी प्रॉफिट हो रहा था, वो वहाँ से मैं विथड्रॉ करती थी और वहाँ से मैं ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट से मैं हटा देती थी। ना रहेगा डीमैट अकाउंट में, ना आपको खुजली करवाएगा, ना आप फिर से उसको रिट्रेड करने जाएँगे और फिर वो लूज़ होगा। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर सुधार किया, सब कुछ निकाल दिया। अब चल रहा है 2025 तो मैं बता दूँ कि 2025 का जो पीएनएल है
वो आपको कोटक नियो में दिखेगा। इफ रीज़न ये था कि 5 पैसा में एक अल्ट्रा ट्रेडर पैक मिलता था, उसको अगर आप रिचार्ज कराते थे ना, तो क्या होता था कि उसमें ₹10 का ब्रोकरेज लगता था। लेकिन फिर उन्होंने ये अल्ट्रा ट्रेडर पैक बंद कर दिया, तो ₹20 का ब्रोकरेज लगने लगा था। कौन देगा ₹20 का ब्रोकरेज? आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ₹20 का थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता था। तो मैंने क्या किया फिर 5 पैसा से हट के मैं कोटक नियो पे चली गई और कोटक नियो पे फिर मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो आइए कोटक नियो में चलते हैं और वहाँ पे भी अपना पीएनएल देख लेते हैं। मैंने कोटक नियो का भी ओपन करके रखा है। यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन कर दिया है मैंने, यहाँ पे रिपोर्ट मैंने स्टेटमेंट ओपन कर दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं टोटल नेट 36,649 का जो है ना छत ये इसी साल में मेरा ओपन हुआ है तो 36,649 रुपए का प्रॉफिट है। हालांकि टोटल 46,507 रुपए का है, बट 36,000 आपका ग्रॉस है और नेट आपका 17,900 का ही है। तो यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है। 17,900 रुपए जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो टोटल हो गया 6,02,584 रुपए। अब यहाँ पे इतना कम यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं बता दूं कि मैं इसमें जो है कोटक नियो में केवल और केवल ऑप्शन बाइंग एक लॉट से करती हूँ। मैंने कई बार अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि मैं हमेशा अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई करके रखती हूँ। मैं हमेशा पोजिशनल सेलिंग करती हूँ और क्या होता है इंट्राडे में मैं बाइंग करती हूँ। तो इंट्राडे में भी मैं बाइंग कितना करती हूँ? केवल एक लॉट से करती हूँ क्योंकि बाइंग करने का मेरा मकसद ये रहता है कि बाइंग में क्या होगा, बहुत रिस्क रहता है। तो बाइंग में क्या होगा, अगर कैपिटल कभी जीरो भी हुआ तो बहुत ज्यादा आपका जीरो होगा नहीं, उतना जितना आपसे फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कोटेक आप जो 5 पैसा देख रहे हैं 5 पैसा में मैं ऑप्शन सेलिंग करती हूँ। यहाँ पे 20 रुपए का ब्रोकरेज है, लेकिन आपको भी पता है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपका जो होता है ना ऑर्डर लगाना होता है। डेली आपको कंटिन्यूअसली ऑर्डर लगाने नहीं है। तो इसमें 5 पैसा में मैं ऑप्शन सेलिंग करती हूँ। तो आप जो ज्यादातर पैसा देख रहे हैं ये ऑप्शन सेलिंग का है। बाकी ऑप्शन बाइंग का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन बाइंग का कोटक नियो में है, वो भी मैं केवल एक लॉट से करती हूँ अपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग हम सबको पता है बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट है। इसमें आपका कैपिटल जीरो हो सकता है और मैं अब अपना कैपिटल जीरो करना बिल्कुल भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे अपना गोल पूरा करना है। तो गोल पूरा करना है, उसके लिए अगर मैं ऑप्शन बाइंग में लाखों रुपए लगा के बैठ जाऊं और बस दिखा दूं कि आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, बल्कि बाद में भले ही लॉस हो, तो वो चीज मेरे से नहीं होगा। मैंने एक बार झटका खाया है, वो जो वेकअप अलार्म था वो हमेशा बजता रहता है अब मेरे दिमाग में। तो अब मैं दोबारा वो रिस्क नहीं ले सकती हूँ। बड़े ही मेहनत से मैंने ये रिकवर किया। जितना कम आप कैपिटल रखेंगे उतना कम आप रिस्क लेंगे, भले ही प्रॉफिट कम हो, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि प्रॉफिट ही होगा, जो मैंने पिछले सालों में सोचा है। तो अब मैं वो गलती रिपीट नहीं करती हूँ। मैंने अपनी गलती से बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। स्टॉप लॉस के बिना तो मैं कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करती हूँ। तो मेरा कैपिटल तो जीरो होने से रहा, मैं स्टॉप लॉस के बिना कभी भी जो है ऑप्शन बाइंग नहीं करती हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो हमें एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस हम सीखते हैं। मुझे पता है कि ऑप्शन बाइंग में कई बार अच्छा पैसा बनता है, बनेगा, मार्केट फिर अच्छी तरीके से चलने लगा है। बीच में थोड़ा ये कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि फरवरी में थोड़ा लॉस हो गया था, तो फरवरी का जो लॉस था वो दिख रहा है इसमें, इसीलिए थोड़ा आपको कम लग रहा है। बाकी फिर से मार्केट अब अच्छे से चल रहा है। अच्छे से अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो ज्यादा देर तक मार्केट में बने रह सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज डिसाइड की है कि जब तक मैं अपना गोल पूरा नहीं करूंगी तब तक मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगी। हालांकि मैं अपने गोल के काफी करीब आ चुकी हूँ, फिर भी फॉर हेल्थ रीजंस हम लोग थोड़ा सा इसको पॉज कर रहे हैं, थोड़ा 1-2 साल और वेट करेंगे, उसके बाद जैसा भी सजेशन आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट सजेशन में आगे बढ़ने के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी, जिसमें मैं मुझे लगता है मैं थोड़े 1-2 कदम आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं चाहती तो अपना कैपिटल इंक्रीज करके मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकती थी, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता है। ये मैं पिछले दिनों में सीख ली हूँ। तो मैं जैसा बोल रही हूँ मैं अपनी गलती अब दोबारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और आज की डेट में आई प्राउडली कैन से कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और उसी ट्रेडिंग से ही मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मैं पूरा करती हूँ और मेरा सब कुछ जितना भी है सारा काम ट्रेडिंग से ही पूरा होता है। भले ही मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट ना किया हो, लेकिन फिर भी मैं अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि एक बात आप याद रखिए कि अगर आपको दिन का 5 लाख कमाना है ना, तो आपको दिन में 5 लाख रुपए गंवाने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, जो कि हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा प्रॉफिट देख के बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट होने से अच्छा है कि आप रियलिटी को समझे और छोटे छोटे प्रॉफिट को इकट्ठा करके तब जाके जो है आप आगे बढ़े, तो वो मुझे लगता है ज्यादा सस्टेनेबल होगा। और एक लाइन में कहा जाए तो मेरा मकसद प्रॉफिट करना नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, जिससे कि मेरा गुजारा चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।